तो हम पेज 3 कर रहे हैं बच्चे, पेज 3 के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं हम, जो कि विद्युत बल पर आधारित है। तो पहला न्यूमेरिकल है इसमें कि +9 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश दिए गए हैं, डाटा नोट करेंगे। Q1 बराबर 9 × 10⁻⁻ + 9 × 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 बराबर -3 माइक्रोकुलाम गिवन है, तो यह है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये माइक्रो का चिन्ह होता है, ये माइक्रो का चिन्ह होता है, म्यू माइक्रोकुलाम, और माइक्रो हटा के 10⁻⁻6 लगाते हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, r = 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। क्या कह रहे हैं ये ज्ञात करने को? ये कह रहे हैं इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति बताइए। तो हमें बिल्कुल बहुत, ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तुम्हें इसमें सीधी सी बात है, विद्युत बल निकालना है, दो आवेश हैं, तुरंत ध्यान आएगा कूलाम का नियम लगना है। तो कूलाम के नियम से अगर हम अप्लाई करेंगे तो F बराबर F हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये 1/4πε0 का पूरा मान 9 × 10⁻9 है। यहां ये नहीं कि तुम पाई की वैल्यू रखोगे, ε0 की वैल्यू रखोगे, पूरी वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट करोगे। Q1 की वैल्यू है 9 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻6 और अपॉन 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना है, इस सूत्र में जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चार्जेस को विद साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करते, हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि ये केवल बल के परिमाण को बताता है। दिशा का प्लस या माइनस से हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लें। 9 × 9 × 3 × 10⁻⁻6 -6 -12, तो 9 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 3 3 या 9 × 10⁻4। 9 से 9 कैंसिल होगा, ये कैलकुलेशन है, बच्चे कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। 27 × 10⁻14 हो गया, 10 हो गया ये। इसको हम जब सॉल्व करेंगे -12 + 9 तो -3 और 10⁻4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻4 हो गया। तो 10⁻³ + 4, तो ये हो गया 10⁻1, तो इसलिए ये हो गया 270 न्यूटन। इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। प्रकृति भी पूछी है, नेचर भी पूछा है इसका। तो नेचर क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम इसकी प्रकृति क्या बता देंगे? आकर्षण बल है। ये जो बल है वो आकर्षण है, बल जो है वो आकर्षण बल है। पेज 3 का सेकंड न्यूमेरिकल देखें तो बच्चे अब ध्यान देंगे कि जैसे मैं न्यूमेरिकल्स में हिंट दूंगा, क्योंकि मैं अगर पूरा सॉल्व करने का केवल मतलब वैल्यूज कैलकुलेशन नहीं करूंगा तुम्हारे इस बोर्ड वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। तो देखिए अब सेकंड है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी गिवन है 5.3 × 10⁻11 मीटर। देखो ये ध्यान रखना है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे करके लैंग्वेज लिखी होती है तो वहां पर आवेश नहीं दिया जाता। वो अंडरस्टूड होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इन पे आवेश के परिमाण बराबर हैं और इनकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कांस्टेंट पेपर में या जहां पर भी क्वेश्चन होता है वो कांस्टेंट गिवन होते हैं, उसमें ये वैल्यूज गिवन होंगी। नहीं भी गिवन है तो इतना हमें याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र होता है तो उनके चार्जेस नहीं दिए जाते।
तो ये Q1 अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, Q1 इक्वल टू हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 की वैल्यू हो गई प्रोटॉन के लिए +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कह रहे हैं इनके बीच लगने वाला विद्युत बल निकालिए। हम यहाँ पे विद्युत बल को Fe से दे रहे हैं, ई से इलेक्ट्रिक से मतलब हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसके क्वेश्चन में आगे ये भी कहा गया इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, तो गुरुत्वाकर्षण भी इसमें आ जाएगा। इस हमारे दो बल हो जाएंगे, तो उनके सिंबल हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, और हमें तुलना का मतलब अनुपात निकालना होता है। तुलना करिए, कितने गुना है, आधा है, चौथाई है, क्या है, ये बताना है। जहां भी दो राशियों की तुलना करने को कहा जाएगा वहां हम रेशियो लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। तो पहले विद्युत बल निकालना है। विद्युत बल किस सूत्र से निकलेगा? F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें हम वैल्यूज मैग्नीट्यूड रखना है, चिन्ह नहीं रखने हैं, परिमाण रखना है केवल। तो 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण बराबर होते हैं, और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। एक स्टेप अगर मैं कर देता हूं तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻19 और +9, माइनस के 10 बच जाएंगे और -10 इसके साथ ऐड हो जाएगा -19 के साथ, तो ये 10 की घात -29 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3 और इंटू 10⁻22। यहां पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव यहां से रिमूव हो जाएगा, 10 की घात 22 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। दस की घात -29 गुणा 10 की घात 22, तो हो गया 9 गुणा 256 डिवाइडेड बाय 53 गुणा 53, 53 इंटू 53 और इंटू 10⁻20 माइनस के 27। ये वैल्यूज हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करें और हम Fe का मान निकाल लें। अब इन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है, तो इसका मतलब हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्ञात करना पड़ेगा। हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी फाइंड करना पड़ेगा, तुलना करनी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.0 ले लें इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.7 इंटू 10⁻27 kg। दूरी वही है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Gm1m2 अपॉन R²। G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻31, m2 की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻27 और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। फिर है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जब ज्यादा डिजिट्स हो जाए तो पहले ये क्या करो, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उन्हें बता दो, पहले डिजिट्स को कलेक्ट कर लें एक साथ और पावर को अलग से सॉल्व कर लें। सारी पावर्स माइनस में है, सब ऐड हो जाएंगी। 7 1 8 और 1 9, ये 9 आ गया। 3 2 5 और 1 6, 69 हो गया, डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻22। ये वैल्यू आ गई। यहां दशमलव के 2 अंक हैं, यहां 3 अंक है, तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। एक जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे तो ये हम लिखेंगे 667 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 10⁻69 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 53 इंटू 10। यहां 3 अंक है, यहां 2 ही थे तो हमने एक जीरो बढ़ा दिया, और इंटू 10⁻22। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे।
फाइनल आंसर इसका निकालेंगे और तब फिर एफ और एफ कर देंगे। दूसरा तरीका ये हुआ कि एफ की वैल्यू जब तुम निकालो, अभी इसको गुणा मत करो और एफ के साथ इसे डिवाइड कर दो जिसमें ये वैल्यूज आ रही है। फिलहाल ओवरऑल ये है कि एफ आ गया, एफ आ गया, ये फाइनल वैल्यू निकाल लोगे और फिर एफ अपॉन एफ ज्ञात कर लेना। ट्राई करेंगे बच्चे, प्रॉब्लम होगी फिर दोबारा से ग्रुप में मुझे इंडिकेट करेंगे कि हाँ सर ये अब इससे आगे नहीं हो पा रहा, ट्राई करेंगे तब इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज 3 का 4 क्वेश्चन है। 4 और 5 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है। तो क्या है देखिए जरा, 4 क्वेश्चन है। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों पर एबीसीडी में प्रत्येक कोने पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है, ध्यान देना है बच्चों को। एक हमें यहां पर वर्ग दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है ABCD, किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं। ABCD गिवन है ये, इस पर आवेश रखा हुआ है, इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है। सिंपली क्यू लिखा होगा तो क्वेश्चन में तुम्हें प्लस क्यू ही कंसीडर करना है उसे, ये भी प्लस क्यू आवेश। कह रहे हैं डी पर लगने वाले रखे आवेश पर परिणामी बल निकालिए। तो देखो ये 4 आवेश हैं, ए इसकी भुजा है ये, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इस पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है हमें। यहां पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, क्या मेथड है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद फॉर्मूले के बाद मेथड भी लग रहा है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जैसे अब तक कहे गए, फिर एक फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल्स, उसमें मेथड भी अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें क्या है पापा, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? हमारे पास ये है कि अगर दो आवेशों के बीच बल निकालना है तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² अप्लाई करो। और अगर दो आवेशों से अधिक आवेश है, एक से अधिक आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल निकालना है, एक आवेश पर एक आवेश के कारण निकालना तब तो निकल आएगा, पर एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण निकालना है तो उसके लिए मेथड हमने ये सीखा है कि सबके लिए अलग अलग ज्ञात करके उसका सदिश योग करते हैं। सभी के लिए हम अलग अलग ज्ञात करें और उसका क्या कर दें, सदिश योग कर दें। ये तरीका हमने सीखा है, तो यही तरीका हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण हम एक एक के कारण निर्धारित करो पहले। अब मेथड जो हमारे माइंड में है, जो कॉन्सेप्ट हमने लिखाया है उसके अकॉर्डिंग सभी आवेशों के कारण अलग अलग ज्ञात करके उनका सदिश योग करना है। मतलब एक दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट बन गया, क्वेश्चन जब हमें आ गया, हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, तो हमारे दिमाग में इस तरीके से बन जाना चाहिए कि अरे भाई एक से अधिक आवेशों के कारण निकालना, क्योंकि वो हमने पढ़ रखा है, वो अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमने कहा भी कूलाम का नियम यूज होगा। प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग आवेश निकालेंगे कूलाम के नियम से। इस पर, इसके कारण इस पर निकालेंगे, इसके कारण इस पर निकालेंगे, इसके कारण इस पर निकालेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे और फिर उसका हम परिणामी निकाल देंगे। तो देखें, फिर अब हमारा इसका मतलब हो गया कि पहला काम अब यह है कि एक एक आवेश के कारण बल निकालना। शॉर्ट में ही करूंगा मैं कैलकुलेशन, बच्चे ध्यान रखेंगे। तो एक के कारण डी पर बल, एक के कारण
एफ ए क्या है मैग्नीट्यूड 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये दूरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सॉरी, तो Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ ए की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी के कारण बल निकालें, ये हमने पहले ही निकाल ली दूरी, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो बी के कारण निकालें, तो बी के कारण क्या हो गया एफ बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये वाली दूरी का वर्ग a√2 का होल स्क्वायर। तो एफ बी की वैल्यू क्या हो गई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब सी के कारण बल निकालें, एफ सी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर। इनके बीच की दूरी लेनी है तो ये a स्क्वायर हो गया, तो एफ सी की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने परिमाण निकाल लिए, दिशा नहीं निर्धारित करी होगी। अब दिशा देखें, ए के कारण बी पर बल, क्योंकि सब समान प्रकृति के हैं, ये भी इसी प्रकृति का है जिस प्रकृति का ये है, प्रतिकर्षण बल लगेगा दूर की ओर। बी के कारण सी पर बल, वो भी प्रतिकर्षण बल है आवेश से दूर की ओर। और सी के कारण पर बल, वो भी प्रतिकर्षण बल है, वो भी आवेश से दूर की ओर। इस तरीके से हमने सभी के कारण बल ज्ञात कर लिए। अब क्या तरीका है, हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया भाई। हमने कहा भी हमें मेथड ये मालूम था, एक आवेश पर एक से अधिक आवेशों के कारण अगर बल निकालना है तो सभी के कारण अलग अलग ज्ञात करके उनका सदिश योग करें, सबके कारण अलग अलग ज्ञात कर लिए। अब सदिश योग कैसे किया जाए, इसके दो मेथड हैं। या तो हम घटक करके करते हैं, सभी के सभी बलों के दो परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक कर लेते हैं सभी बलों के। और या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि दो का परिणामी निकालो, फिर जो उसका परिणामी आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकाल दो, परिणामी निकाल दो। वो निर्भर करता है हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप की है। अब जैसे थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो आइडिया हमें लग जाता है। ये 45 डिग्री का एंगल है, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो इनका परिणामी ठीक बीच में आएगा, इसी के अनुदिश आ जाएगा। तो हमें लग रहा है ये ज्यादा आसान है, दोनों का परिणामी लेके परिणामी निकालना। तो पहले हम एफ ए और एफ सी का परिणामी निकालें। दो का एक बार में तीनों का नहीं निकल पाएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने 3 का नहीं पढ़ा है, 2 ही बलों से निकाल सकते हैं। तो एफ ए तथा एफ सी का परिणामी, एफ ए सी कह दे रहे हैं अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं, इनकी वैल्यूज बराबर हैं दोनों की। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर। तो ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, स्क्वायर पावर रिमूव हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और अंडर रूट 1 + 1 अंडर रूट 2। इस तरीके से एफ ए सी की जो वैल्यू आ गई वो 1/4πε0
√2q² अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये इन दोनों का परिणामी का परिमाण आया। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं इस पर परिणामी निकालना। उसके लिए मैं कहा कि मेथड हम ये यूज कर रहे हैं कि पहले इन दोनों का परिणामी निकालें और फिर उसके इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसके साथ इसका परिणामी निकालें। वो हमने इन दोनों का परिणामी निकाल लिया, पर हमें दिशा नहीं मालूम कि इन दोनों के परिणामी की दिशा क्या है। दिशा क्या हो जाएगी, यदि हमने मान लिया हुआ एफ ए से थीटा कोण पर है, यदि इनका परिणामी एफ एस के साथ थीटा कोण बना रहा है, यदि एफ ए सी एफ ए से थीटा कोण बनाता है। देखो ये चीजें जब बेसिक कमजोर होगा तो नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट ईयर में हमने समांतर चतुर्भुज 11th में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। तो अगर किसी दो वेक्टर हैं 90 डिग्री पर है, सपोज करो किसी पर भी है, फिलहाल हम 90 डिग्री पर मान रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे। अगर ये थीटा यहां से बना रहा है तो इसके परिणामी की जो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू f2 अपॉन f1। तो हमें फॉर्मूला लिखने के लिए मानना पड़ेगा कि थीटा कहां से बन रहा है। तो हमने मान लिया fa से बन रहा है, तो fa जो हो गया वो आधार हो गया। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो fc अपॉन fa दोनों की वैल्यू सेम है तो 1 आ जाएगा। तो थीटा 45 डिग्री है। थीटा 45 का मतलब हो गया कि fa और fc का परिणामी fb के अनुदिश होगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45, सब एंगल 45 है ये वाले। क्योंकि हमें मालूम है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजा के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कोई इंटर में फिजिक्स में बताने वाली चीज नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पे ये प्रूव करेंगे। ये बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स वाला। तो ये हो गया एफ ए और एफ सी। तो हो गया, इसलिए एफ ए सी एफ बी के समांतर होगा इसी दिशा में। तो अब इन दोनों का परिणामी निकालें। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इसलिए बिंदु डी पर परिणामी, बिंदु डी पर परिणामी जो हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एफ ए सी प्लस एफ बी, एफ ए सी प्लस एफ बी। एफ ए सी की वैल्यू क्या है, अभी हमने जो फाइंड करी थी 1/4πε0 इंटू √2q² अपॉन a स्क्वायर, और एफ बी की वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू q² अपॉन 2a स्क्वायर। इस तरीके से जो वैल्यू आ गई √2 प्लस हाफ 1/4πε0 इंटू q² अपॉन a स्क्वायर। इस तरीके से ये परिणामी बल डी पर आ गई। बच्चे समझ गए। पहले ए के कारण सी डी पर बल निकाला, आवेश से दूर की ओर प्रतिकर्षण बल, समान प्रकृति के आवेश है। सी के कारण डी पर बल निकाला, समान प्रकृति के हैं, आवेश से दूर की ओर मतलब प्रतिकर्षण बल। बी के कारण सी पर बल निकाला, वो भी दूर की ओर। पहले इन दोनों का परिणामी निकाला, तरीका यही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि वो इसी की हमने एंगल निकाला तो वो इसी का अनुदिश आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया। अगर मान लिया कोई स्थिति ऐसी आती है कि वो इसके अनुदिश नहीं आ रहा किसी और क्वेश्चन में, किसी अलग टाइप के क्वेश्चन में, तो वो थीटा कोण वहां पे निकालने का माध्यम दे रखा होगा। फिर हम उससे समांतर चतुर्भुज का नियम का जो फॉर्मूला है वो सीधे से अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है। बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में हो। अब ये एक क्वेश्चन इस टाइप का बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है ये, कि हमारे पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है,
उसके कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में था। कह रहे हैं कि वर्ग के केंद्र पर हम कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में हो। क्या मतलब हुआ निकाय संतुलन में होने का? क्वेश्चन की मीनिंग तो हमें समझ में आए कि निकाय के संतुलन में होने का अर्थ क्या हुआ। यहां पर यह हुआ कि हमने अगर ये दो आवेश हैं, अगर मान लिया ये आवेश ऐसे रख दिए, इन्हें हमने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या ये आवेश यहीं रहेंगे? नहीं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये सब दूर दूर भाग जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि केंद्र पर कितना आवेश रखें। मान लिया हमने क्यों मान लिया कि पूरा निकाय जो है वो संतुलन में रहे। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र पर हम कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय जो है वो संतुलन में रहे। तो उसके लिए अब क्या हुआ? कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही, पूरा निकाय संतुलन में। कभी क्वेश्चन ये दो तरीके से लिखा होता है, एक कहते हैं कि क्यों संतुलन में रहे, और ये कहते हैं कि पूरा निकाय। तो निकाय संतुलन में रहे, उसके लिए तुम्हें ध्यान देना, जब कहेंगे निकाय संतुलन में रहे तो उसके लिए तुम्हें इनमें से किसी एक आवेश पर लेना है और उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। वो कंडीशन निकाल लो जिसमें उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, तो वो परिणामी बल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले किसी एक पर परिणामी बल निकालो और उसको शून्य कर दो। तो जैसे हमने अभी ए के कारण डी पर बल निकाला, बी के कारण भी अभी निकाला था इस तरीके से, और सी के कारण भी बल निकाला था अभी पिछले क्वेश्चन में हमने। ये एफ ए हुआ, ये एफ सी हुआ, ये एफ बी हो गया। अब इनका हमें परिणामी निकालना है। अब इन बलों का हमें परिणामी निकालना है। पहले ऐसे ही करो, इसको छोड़ो, अभी ये निकालो कि भाई इन बलों का परिणामी कितना हो जाएगा। तो इन बलों का परिणामी बल, अभी उसी क्वेश्चन को फॉलो करें, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो इस पर जो परिणामी बल, इन बलों का परिणामी बल आया, वो इधर की ओर आया था अभी, और उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/4 के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाफ प्लस √2, हाफ प्लस √2, ये वैल्यू आई थी। अब ये इस पर इतनी इधर की और प्रत्येक आवेश, ये इसी यही क्या, प्रत्येक आवेश पर, चाहे इस पे निकाले चाहे इस पे, सब पे इतना बल लग रहा होगा दूर की ओर सबके कारण, तो ये दूर भागेंगे। तो Q का मान इतना होना चाहिए, उसके कारण लगने वाला बल इस पर इसके ही बराबर होना चाहिए, और दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। हमें संतुलन लेना है ना। तो निकाय, ये तो हमने ए बी और सी के कारण लगने वाला परिणामी बल निकाल लिया। अब ए बी और सी के कारण जो इस पर परिणामी बल निकल रहा है वो किसके द्वारा संतुलित होगा? क्यू के द्वारा संतुलित होगा। क्योंकि क्यू, उन्होंने कहा भाई केंद्र पर कितना आवेश रखें। ये आवेश तो पहले से रखे गए, इनके कारण परिणामी बल इतना लग रहा होगा। अब केंद्र पर कितना आवेश रखें कि संतुलन में आ जाए? तो नॉर्मल सी बात है, मान लिया एक रस्सी को 4 आदमी इधर से खींच रहे हैं और वो पिंड आगे मूव कर रहा है। मान लिया इस तरीके से सोचो, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा न्यूमेरिकल को तुम्हें, कि भाई 4 लोग इसको खींच रहे हैं और ये इधर की ओर मूव कर रहा है। अगर हम तुमसे प्रैक्टिकली ये पूछें कि भाई हाँ भाई एक आदमी इधर को कितना बल लगा है, कि ये अगर इन सब का मिला के किसी का 2 न्यूटन है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, और उसके कारण पिंड आगे मूव कर रहा है, अगर हम तुमसे पूछें कि भाई एक व्यक्ति यहां बल लगाएगा तो कितना बल लगाए कि ये संतुलन में आ जाए, तो तुम ये कहोगे पहले तो विपरीत दिशा में लगाए और फिर 8 2 10 6 4 10 20 न्यूटन का बल ये इधर की ओर लगाए। तो वही चीज यहां पर आ गई।
कि भाई ये तीनों जैसे ये सब मिला के इसको इधर की ओर खींच रहे हैं, इसी तरीके से ये तीनों इसे इधर की ओर भगा रहे हैं। तो जो इसके कारण बल लगे वो इन बलों के परिणामी के विपरीत दिशा में हो और परिमाण दोनों का क्या हो, बराबर। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये तो तीनों के कारण हो गया एबीसी का परिणामी। अब बिंदु Q के कारण प्लस Q पर बल कितना हो जाएगा, FO 1/4πε0 इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपॉन ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगा a√2, विकर्ण का आधा a√2/2, तो ये हो गया a/√2 सॉरी, ये विकर्ण का आधा हो जाएगा a/√2। बच्चे समझ रहे हैं इस दूरी को, ये a√2 हो गया, ये विकर्ण का आधा हो गया a/√2 हो गया, तो a/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन a²/2 2 ऊपर जाएगा, तो 1/4πε0 2 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a², ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास FO की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संतुलन की अवस्था में, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में FO होना चाहिए, परिमाण जो है FO का F के बराबर होना चाहिए। FO कितना है, 1/4πε0 2 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a² इज इक्वल टू 1/4πε0 q² a² हाफ प्लस √2। तो ये 1/4πε0 से पूरा ये 1/4πε0 कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, एक पावर q कैपिटल Q हो जाएगा q² अपॉन 2q हाफ प्लस √2। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो q/2 हाफ प्लस √2। हाफ कॉमन ले लें तो q इक्वल टू हो गया q/2 q/4, हाफ कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर है। पर इन दोनों के बीच बल आकर्षण, ये क्योंकि इन तीनों के कारण जो इस पर बल लग रहा है इधर की ओर लग रहा है, तो इस पर जो बल लगना चाहिए वो इधर की ओर लगना चाहिए। वो तभी होगा जब इसकी प्रकृति इसके विपरीत होगी, तो उस अवस्था में जो परिणामी बल आएगा, वो आवेश का मान आएगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा -q/4 1 प्लस 2√2, -q/4 1 प्लस 2√2। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको ट्राई करेंगे, थोड़ा सा वर्क ज्यादा है इसमें। फिर एक बार समझा दे रहा हूं कि भाई तीनों के कारण अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया, तो पहला काम है कि भाई जो पहले से आवेश रखे हुए हैं उसके कारण इस पर परिणामी निकालना। सही है। फिर उसके बाद जो अगला आवेश रखना है, वो हमें क्लियर हो गया कि अगला आवेश जो रखें वो इस प्रकार से रखें कि इन तीनों के कारण जो बल लग रहा है उस इसके कारण लगने वाले बल का परिमाण इन तीनों के कारण लगने वाले परिमाण के बराबर हो और दिशा विपरीत हो। तो पहले हमने परिमाण बराबर करके परिमाण निकाल लिया, और फिर दिशा को कंसीडर करते हुए हमने कहा दिशा विपरीत कैसे होगी, वो तभी होगी जब ये विपरीत प्रकृति का होगा, जिससे कि इसके बीच आकर्षण बल लगे, तब ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आवेश है।